सायमा को हम एक डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल करने लग गए, उनमें मैं भी था। सारे डायरेक्टर मेरे साथ, सबसे ज़्यादा फिल्में मेरे पास होती थी, तो मैं सजेस्ट करता था इसको। तो ये तीसरी हीरोइन होती थी, ठीक है, 2-3 हीरोइन होती थी, तो तीसरे जो दर्जे का रोल होता था वो हम इसको देते थे। ठीक है। और ये वाहिद लड़की थी, जितनी हीरोइन थी ना वो पूछती थी जब उनको साइन करते थे ना, तो मेरे से आकर ना इन्फॉर्मेशन लेती थी। नासा मेरा करेक्टर उससे अच्छा है ना, मसलन जो टॉप की मैं 2 समझ हीरोइन गया थे, हूँ। नासा मेरे कितने गाने, उसके कितने गाने। अच्छा, मैं वेट करता था कि सैमा किस दिन आए मेरे पास पूछे कि यार नासा मेरा करेक्टर क्या है और मेरे कितने गाने हैं। एक आप, क्यूरियोसिटी होती है। हाँ, आप बिलीव करें कभी ज़िंदगी में नहीं आई, नेवर, कि कहानी क्या है, मेरे गाने कितने हैं, मैंने क्या क्या करना है। उसके लिए इतनी बड़ी बात थी कि लोग मुझे ले लेते हैं हीरोइन के तौर पर। वाह। इतना उसे पता था कि वो जब सिनेमा में फिल्म देखती थी कि लोग बड़क लगाते हैं मेरे गाने पे, हम्म। तो एक वक्त आएगा मेरे ऊपर। अच्छा, फिर वो वक्त आया, फिर वो दूसरे दर्जे पे हमने रखनी शुरू कर दी, यानी ठीक 2 है, हीरोइन बी कैटेगरी पे आ रही। बी कैटेगरी पे आ ठीक गई। है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सुल्तान राय साहब के साथ वो टॉप पे हीरोइन चली गई। 90 के दौर से उसका उरूज शुरू हो गया। ठीक है। 92 में मैं जो इंटरनेशनल लुटेरा का जिक्र किया उसमें वो सुल्तान राय साहब के साथ हीरोइन थी। ठीक है। एक वक्त था कि सैमा की ये ख्वाहिश होती थी कि मैं सुल्तान राय के साथ हीरोइन आऊँ। वो आती थी गुलाम मुहिद्दीन के साथ, इज़हार काजी के साथ, फलां के साथ, जो नीचे हीरो होते थे। तो राय साहब के साथ अंजमन और आसिया और ये लड़कियाँ होती थी, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं सुल्तान राय साहब मैं के साथ सुल्तान काम भी राय के करूँ। साथ आऊँ। ये उसकी जो ख्वाहिश थी, ये उसके हनीफ शाह उसका नाम था, उनका एयर ड्रेसर और सेक्रेटरी डेटे वेटे देता था। ठीक है। उसने मेरे से कहा कि यार सैमा बेगम ने ये कहा है आपको कि मुझे नंबर 1 पे ले, और मेरी ख्वाहिश है कि सुल्तान राय के साथ मैं काम करूं। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं नहीं कह सकता, जब वक्त आएगा तो देखी जाएगी। फिर यही साहब वो वक्त आया कि सुल्तान राय साहब ने मुझे बुला के कहा यार मेरे साथ सैमा को कास्ट करो। जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड शुरू की, तो फिर सुल्तान राय की ख्वाहिश थी कि सैमा मेरे साथ काम करे। ठीक है, ये फिर यहाँ से उसका अरूज शुरू हुआ। सखी बादशाह मेरी राय साहब के साथ आखिरी फिल्म थी, उसकी भी हीरोइन जो थी मूवी में वो। तो कहने का मकसद ये है कि अरूज के दौर में चलते चलते सैमा को लोग यही समझते रहे कि वो एक खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत फिगर वाली एक एक्ट्रेस है, और लोग उसको एंजॉय करते। आर्टिस्ट के दर्जे में वो दाखिल नहीं हुई, डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पब्लिक का मुझे नहीं पता। इस दौरान उसकी ज़िंदगी में एक शख्स है जिसका नाम सैयद नूर है, उसने उसको फिल्म में लिया। सुल्तान राय की डेथ हो गई। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि सुल्तान राय के साथ 17 आदमी और भी कत्ल हुए थे, उनमें मैं भी था, उनमें जी, आपने सैमा जिक्र किया था, जिक्र बिल्कुल। किया था। तो सैमा अकेली रह गई। तो सैयद नूर ने उसको ओन किया। घूंघट एक फिल्म उन्होंने बनाई, उसमें उन्होंने एक गाना डाला इसके ऊपर। सर 2005 में सैयद नूर साहब ने शादी की थी। शादी तो अभी बाद की बात है, ये पहले की बात ये बता। पहले में मैं वही कह रहा हूँ कि पहले कितनी फिल्में कर चुकी थी, कितना काम कर चुकी थी तकरीबन? साहब जी, मुझे फिल्मों की तादाद का तो नहीं पता कि उसने कितनी फिल्म की है, लेकिन ये है कि 88 की से बाद कोई साल ऐसा नहीं जिस साल में वो हीरो ना आई हो किसी फिल्म में। ठीक है। तो उसकी मशहूर फिल्में मैं आपको बताता हूँ जो यादगार हैं, कि जब सैयद नूर की ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में उसने घूंघट में उसको काम दिया। वो फिर घूंघट के बाद मैंने फिल्म शुरू की एज ए डायरेक्टर, पहली दुनिया देखेगी। तो बड़े लोगों ने कहा साइमा से कि आपने नासिर के साथ काम नहीं करना है, और उनमें सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले मसूद भट्ट साहब थे, क्योंकि मेरे बगैर वो फिल्म नहीं बनाते थे। मैं डायरेक्टर हो गया, ठीक है। तो उनकी ही छोड़ी फिल्म का मैं डायरेक्टर हुआ, तो उनको ये भी दुख था, और ये भी दुख था कि अब ये डायरेक्टर हो गया तो मैं एज ए राइटर तो ये मेरे साथ काम नहीं करेगा। तो उनको अपने कैरियर के लिए भी मेरी ज़रूरत थी। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उनके साथ एज ए राइटर काम नहीं करूँगा, मैं, लेकिन उन्होंने बहुत कहा कि अगर तुम नासिरुद्दीन के साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें अपनी फिल्मों से निकाल दूंगा और मैं नहीं कास्ट करूंगा। तो मैंने सामा जी को मैसेज भेजा, मैं उनके घर गया। उस वक्त वहाँ वो जौहर टाउन में रहती थी, फैसल टाउन में शायद। तो उन्होंने मेरे से कहा कि नासिर साहब ठीक है, मैं आपको ना सोच के बताऊंगी। तो मुझे पता चल गया कि वो प्रेशर में है। सही हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी दूसरी उन्होंने रेशम थी, उसको हमने साइन कर लिया। तो सैमा के रोल के लिए हम तलाश करने लगे किसको लें। तो कोई नज़र नहीं आई। तो
एक दिन सुबह मैं उठा तो मैं देखा हनीफ शाह मेरे कमरे में नीचे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। मैंने कहा आप कैसे आए? कहते मुझे सामा जी ने भेजा है। मैंने कहा वो तो क्या 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 के भेजा? कहते उन्होंने कहा कि कुछ भी हो मैं फ़िल्म करूँगी। मैंने कहा वो ये रिस्क रहने के लिए तैयार है? कहती हैं। ये उसका मेरे ऊपर एक एहसान है कि उसने तमाम डायरेक्टर की, ख़ास तौर से मसूद भट्ट की जिसके पास 8-10 फिल्में थीं और ये ख़तरा था कि मैं फिल्मों से कट हो जाऊँगा, उसने मुझे ओन किया और मेरी फिल्म में काम किया। सही हो गया। और आपको मज़ेदार की बात बताऊं कि हर हीरोइन के साथ मेरा भी ठरकबाजी या रोमांस या मजाक, इजहार प्यार करना, ये करना, मेरी तो खैर ये रूटीन है ना, हर एक के साथ वो। बिल्कुल। तो वाहिद औरत है जिसके साथ मैंने न ठरक किया, न इजहार किया, न कभी कोई मजाक किया। वाह सर। और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये था कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर दुनिया देखी कि मैंने फिल्म शुरू कर दी, उसमें ये हीरोइन थी जिसका मैंने अभी बात बताई। हम शूट करने के लिए आउटडोर गए तो मैं गाना पिक्चराइज कर रहा था। वो गाना था दोनों पर, आधा रेशम पर था, आधा सामा बेगम था। सही हो गया। ये वहाँ सेट पर मौजूद थी। तो ये ना वो पत्थर जो थे ना, वहाँ पानी छोटे छोटे बह रहा था जैसे चश्मे पहाड़ी बहते हैं, तो ऐसे कंकरी उठा के इसने ऐसे कंकरी मारी तो इसका जो ये हाथ था ना, ये हथेली और लकीरें मुझे नज़र आ गई। तो भाई साहब मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे पास एक इल्हामी कह लें या अल्लाह की तरफ से खुदादाद एक सलाहियत है कि मैं हाथ देख के ना कुछ बातें समझ आता हूँ। कभी मैं माथा देख के कुछ बातें समझ आता हूँ, कभी मुझे अचानक आता है कि ये ऐसा आदमी होगा या ये ऐसी लड़की होगी। वो मैंने जो हाथ देखा तो मैं एकदम ना सख्ता हो गया मुझे। तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सामा जी अगर बुरा ना मनाए मुझे हाथ दिखा दे। तो उसने हाथ आगे कर दिया। ऐसी कमाल औरत है कि यार, एक होता है ना एक नखरा, एक औरत का नखरा, एक फजूल किस्म की वो स्टाइल, टेंट्रम्स, वो नहीं। मैंने कहा हाथ दिखाओ। अगर किसी और लड़की से हीरोइन से कहता तो उसने कहना था क्यों, या कि वो उसने पूछना था आप क्या देखना चाहते हैं, या वो ये सवाल करती आपको हाथ देखना आता है, या ये पूछती आप नजूमी है, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ ज़रूर कहती। मैंने कहा सामा जी हाथ तो दिखाएं, तो उसने यूँ हाथ आगे कर दिया। मैंने हाथ देखा। तो सुनेंगी वो भी ये प्रोग्राम, और आपका प्रोग्राम ये बड़े गौर से वो देखती हैं। सही। और ना देखे तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। मैंने 3 पेशीन गोइयाँ की उनके बारे में। वो क्या क्या थी सर? पहली पेशीन गोई थी, मैंने कहा सामा जी कि वो वक्त आने वाला है जब आप हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर की पहली चॉइस होंगी। नंबर 2, वो वक्त आने वाला है कि आपको वो इज्जत मिलेगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची। सर। और तीसरी पेशीन गोई, अभी ये 2 पूरी हो गई। 2 पूरी हो गई। तीसरी पेशीन गोई ये थी कि मैंने कहा एक वक्त आएगा सामा जी के महल्ले की तुम्हारी हमसाई औरतें जो हैं वो अपने बच्चों को दम कराने के लिए तुम्हारे पास आएंगी। सर तो सही नूर साहब से पूछ लीजिएगा फ़ोन करके कि ये पेशीन गोइयाँ मैंने की हैं। मेरा राब्ता है सर, मैं पूछूंगा आप। हाँ, उनसे ज़रूर पूछिएगा, सामा जी से भी बात कीजिएगा। अच्छा, उस वक्त चूड़ियाँ बन रही थी, फिल्म चूड़ियाँ। हाँ जी। ये सर 1988 में? हाँ जी, 1998 में, सॉरी। मैं ये बना रहा था, उधर वो नूर साहब चूड़ियाँ बना रहे थे। साहब जी फिर चूड़ियों के आप भी वाक़या सुने। चूड़ियाँ जब फिल्म उन गुजरों ने देखी, गुज्जर थे उसके प्रोड्यूसर। अच्छा। तो उस वो दौर था एक्शन का। ठीक है। और मेरी फिल्में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट जा रही थी। सही हो गया। तो नूर साहब को की सलाहियतों में एक ये खूबी मैं मानता हूँ वो कमाल की है कि उसने किसी को फॉलो नहीं किया। उसका स्टाइल अच्छा है या बुरा है, उसने अपने स्टाइल में फिल्म बनाई। वाह। उस दौर में उसने चूड़ियाँ शुरू की जिस दौर में एक्शन फिल्म के खिलाफ यानी रोमांटिक फिल्म बनाना खुदकुशी थी। अब चूँकि वो हिट डायरेक्टर थे तो गुजरों ने ले लिया, और उन जो नूर साहब कहानी सुनाते तो हैं नहीं, वो सेट पर ही लिखते रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं उस बहस में मैं नहीं पढ़ता। तो वो बना ली फिल्म। बनाने के बाद वो फिल्म उन्होंने देखी। जब फिल्म देखी उन्होंने तो उनको वो फिल्म पसंद नहीं आई।
भाई स्लो टेम्पो, ऊपर से गुज्जर और ऊपर से रोमांटिक फिल्म देखे ना। जब रोमांटिक फिल्म, हाँ फिल्म देखने, कंपैरिजन ही नहीं बन रहा, हाँ जब हजम ही नहीं हो रही। हजम ही नहीं हो रही, जब फिल्म देखने क्योंकि बैठ, उन्होंने तो प्यार भी इस तरह ही आंदा है कि हाँ भाई फिल्म देखने आते हैं तो ऐसा डब है। में पिस्तौल भी होता है, हाँ जी, तो वो पिस्तौल रख के और कलाशन कोफों वाले गुज्जर यूं फिल्म देख रहे हैं और रोमांटिक चल रही है, लवा जदों तेरे हुस्न दा नज़ारा मेरा मेरा ये वो फलां गिटार बजा रहा है हीरो, तो उनका हीरो तो गंडासा या कलाशन कोफ ये वो। तो जनाब उन्होंने फिल्म के दौरान ही ये कहा कि नहीं ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ज़्यादती। तो पैसे बड़े खुले लगे थे उस फिल्म पर उस दौर में, यानी अगर उस दौर में 12 लाख की फिल्म बनती थी तो वो 13 लाख की थी, अगर 13 की बनती 14 लाख की थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा गल है कि मेरे पैसे टुटे, मैं तेन चुक लेना, मैं तेरी गड्डी भी खोल लेनी, मैं तेरी कोठी भी खोल लेनी। ये धमकी लगी। ये धमकी लगी, और सही नूर साहब जो लोग कहते हैं, हाँ। धमकी का तो मुझे कन्फर्म है, तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो उस वक्त फिल्म देख रहे थे कि पत्नी बाहर खड़े थे, उनको ये जब पहुंची वो निकले और वो उन्होंने टिकट कटाया और वो लंदन चले गए लोगों के बकौल, और लंदन तो वाकई गए और इसी धमकी से गए। ये भी बात दुरुस्त है कि शरीफ आदमी था, इज़्ज़तदार आदमी, तो सोचा गुजरों को क्या पता किसी ना आकर बाकी मारना शुरू कर दें या गड़बड़ करने शुरू कर दे। सारे डरते थे मेरे समेत। वो लंदन चले गए, सही हो गया, चूड़ियाँ लगी, ऑन एयर होगी, आनेर हो गई, और उस पहले शो के बाद पूरे सर्किट में अगर पहला शो उसका 5,000 का था तो दूसरा शो 6,000 का था और तीसरा शो 7,000 का था। ओए होए होए होए। वो औरतें जो फिल्में देखने छोड़ गई थीं, हाँ, वो सारी फैमिलीज बाहर आ गई। और आप ये देखें कि सियालकोट जैसे सन में, सियालकोट जैसे शहर में, उसने जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने फिल्म लगाई थी, वो कसाई था लड़का, उसने फिल्म लेकर लगाई थी मेरे ख्याल 60,000 की या 70,000 की, ठीक है, 18 लाख रुपया उसका शेयर प्रॉफिट का आया, और उस फिल्म ने 200 मिलियन का बिजनेस किया फर्स्ट रन में, जिसका नाम चूड़ियाँ था। 200 मिलियन जी 20 करोड़। जी। तो बस उसके बाद, और ये दौर था 1998 का, उस टाइम पे 200 मिलियन, उसका 20 करोड़ 20 का, करोड़ आप समझ लें आज का कम आज से कम का 10 अरब है। तो बड़ी अमाउंट है सर। सामा जो थी वो 7वें आसमान पे चली गई बतौर आर्टिस्ट। तो वो कहते हैं ना, मैं जो लोग कहते हैं कि हर कामयाब की मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। बिल्कुल।